जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी अनहोनियाँ हो रही हैं जो आप सोच नहीं सकते थे, वो वाले काम होना शुरू हो गए हैं। एक दौर था मलिक रियाज जो हैं, और ये कोई मतलब फैक्ट कोई छुपा हुआ भी नहीं है, उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं है। उनके कहने पे चेयरमैन यहाँ पे नैब लगते थे, और मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, अगर ही वॉज वेरी जेंटलमैन। फसी बुखारी साहब जो हैं, वो एडमिरल रहे हैं, वो अगर नेवी के बहुत बड़े अफसर थे। आपको पता है कि वो वहाँ से रिटायर हुए थे 99 में, जब यहाँ कू हुई थी, तो उस वक्त से उससे कुछ दिन पहले वो रिटायर हुए थे, नेवी के सरबराह थे। यानी वेरी जेंटलमैन है, से मेरी मुलाकातें रही हैं उनसे। लेकिन उनको भी उस वक्त उन्होंने जो लगवाया था नैब का चेयरमैन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब के बड़े करीब थे, तो मलिक रियाज साहब ने लगाया था। और बड़ी बड़ी पोस्टिंग ट्रांसफ़र मलिक साहब के कहने पे हो रही थी। और आज इत्तफाक़ात ज़माना देखें, इनकलाबात ज़माना देखें कि उन्हीं मलिक साहब के उस पर दफ्तर पे, उन्हीं की उसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी कहें या बहरिया टाउन कहें, वहाँ पर नैब गई है, छापा मारा है, और बड़ी देर तक उन्होंने वहाँ फाइलें उठाई हैं, वहाँ से सील किया है, मुलाजमीन पकड़े हैं। मतलब इट्स अनहोनी, आई मस्ट से दैट्स अनहोनी, मतलब जो चीज़ें होती हैं और वो हुई हैं। और फिर मलिक साहब का ये बयान आना कि जनाब के वहाँ से दुबई से कि मैं डटा खड़ा हूँ जी, कुछ भी कर ले, वट कम में मैं ना झुकूँगा ना बिकूँगा ना मैं डरूँगा। बल्कि एक और उन्होंने एक नया अगरचे बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, लेकिन आपकी दफ़ा ये है कि प्लान जो है ना उनका बड़ा आखिरी ये फेज़ में चला गया कि बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। अब वो दुबई से बैठ कर वो पाकिस्तान की जो पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, एजेंसीज़ हैं, उनके खिलाफ वो जिहाद करेंगे, ऐलान जंग उन्होंने, मतलब है ना, अनहोनी वाली सी बात होगी ना। सो इसमें अब सवाल ये है कि मलिक साहब जो हैं, ये इसको कैसे वो बीट करेंगे, फाइट करेंगे, और क्या उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे उनके, आपको पता है कि उनके अपने हाउस बड़े बड़े जहाँ रिटायर्ड जर्नल्स भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल मेजर तो एक आम सी बात थी, लेफ्टिनेंट जनरल तक उन्होंने हायर किए हुए थे। सो वो भी आर्मी को मेरा ख्याल देखना होगा कि उनके जो रिटायर्ड जनरल जो हैं, जब हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाते हैं, अपना क्लाउट और अपनी पावर और वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे एक प्रॉपर्टी टैकून जो है फिर वो राइज भी करता है और कैसे अपनी मर्ज़ी की वो चीज़ें भी हल करते हैं। सो थोड़ा सा उन्हें अपना हाउसिंग आर्डर भी देखने की ज़रूरत है, SOPs बेहतर बनाने के। क्या लेफ्टिनेंट जनरल या DGIS है, इवन पाकिस्तान के DGIS है साबिक जना शुजा पाशा, DGIS है, जिनको मतलब है उसमें 2 एक्सटेंशन भी मिली थी, वो जाके एक हाउसिंग सोसाइटी के उनके मैनेजर लग गए थे, या मतलब जो भी कहेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटर लग गए थे। इनकी ये वकार, ये गुलजार नहीं है जो उनकी, ये लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी थी, उसके जाके वो मतलब एक सेनेटर के, जिसमें बड़े सारे केसेस थे वकार पे, और ये नैब के केसेस थे, उनके जाके वो आगे से मुलाजिम ला के पाकिस्तान का DGIS है। सो इस तरह की चीज़ें होने से साफ ज़रा फिर एक क्लाउड बढ़ता है उन लोगों की, आती है कि भाई हम तो अगर किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी को भी ख़रीदा जा सकता है, किसी को मुलाजिम बनाया जा सकता है। सो मलिक साहब का ये जो एतमाद है, ये कोई इतना वो भी नहीं है कि उनके पास बड़ी सपोर्ट भी है, पैसा भी है, मीडिया में भी है, उनकी सपोर्ट है, क्लाउड है, और वैसे आपको पता है पैसे की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। सो इसमें ज़रा बात करेंगे कि मलिक साहब ये बैटल जो है लड़ सकेंगे, जितनी बड़ी बैटल का उन्होंने ऐलान किया है, ट्वीट किया, और क्या वहाँ पर बैठ के उसमें दुबई में वो पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि दुबई का अपना एक सिस्टम, अगर वो करना चाह रहे हैं बैटल, उन्होंने मतलब है बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सो इस पर ज़रा बात करते हैं मलिक साहब के, इस पे कि वो क्या उनके जहन में है, और वो कैसे वो बीट और इनसे लड़ सकते हैं, और वो कितनी हद तक कामयाब हो सकते हैं, या इस वक्त उनको PTI से जो बड़ी सपोर्ट मिली हुई है और मिल सकती है। बड़े बड़े तो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मलिक साहब पे वो थे, नाराज़ रहते थे, आजकल वो खुश हैं मलिक साहब से कि मलिक साहब का नैरेटिव जो है ना वो बहुत क्योंकि बदला है, और वो नैरेटिव उनका उनसे मिलना शुरू हो गया। सो वही वाली बात कि दुश्मन का दुश्मन जो हमारा दोस्त होता है, सो दोनों जो है वो एक साइड पर आ गए। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक बैटल है। अब इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि मलिक साहब के जहन में क्या है, और वो कैसे आगे जाएंगे। जो नया प्लेटफॉर्म वो लॉन्च करने वाले डिजिटल का, उसके सेलिएंट फीचर क्या है, और कौन कौन से जर्नलिस्ट जो है बताया जा रहा है दुबई गए हैं, और दुबई में कोई मीटिंग्स भी हुई हैं, कोई लेन देन भी शुरू हो रहा है, कंट्रैक्ट भी साइन किए जा रहे हैं, अप्रोच भी किया जा रहा है। लेकिन इन हालात में कितने साफ़ी होंगे जो मलिक रियाज के कैंप को ज्वाइन करेंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एक इस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू आया है, पहले इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया, फिर टेलीग्राफ में आया, अब मेहदी हसन साहब हैं, एक इंटरनेशनल एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ खान साहब ने एक इंटरव्यू किया, जो उनके बकौल तहरीरी उन्होंने सवाल भेजे थे, उसके उन्होंने जवाब दिए हैं। और उस पर बड़ा थोड़ी सी बात करने वाली है कि खान साहब ने 2-4 बातें की। फिर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा जनाब उनकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो जनरल बाजवा साहब पे ट्रस्ट करना था,
एक्सटेंशन देनी थी। और मज़े की बात है, जनरल बाजवा साहब से पूछे, उनके भी मैं 2-3 सहाफ़ियों से इंटरव्यूज़ कुछ अर्सा पहले देखे थे, उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को लाना और इन पे एतमाद करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब दोनों बैठ कर फैसला कर लें कि किसकी सबसे बड़ी गलती थी, इमरान खान साहब की थी बाजवा साहब पे ट्रस्ट करना, या बाजवा साहब की थी खान साहब पे ट्रस्ट करना, या दोनों की गलती थी और दोनों ने एक दूसरे के ट्रस्ट को ब्रीच किया। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहने कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। देयर वर नो फ्री लंचेस, ना इमरान खान साहब हर्ट फील करें बिट्रेड, ना ये बाजवा साहब को लगे जी मेरे साथ खान साहब ने धोखा किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई धोखा नहीं किया, दोनों को ज़रूरत थी, दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया और रिजल्ट फिर ये निकलने थे। मतलब है अब इमरान खान नहीं बन सकते थे आर्मी चीफ बगैर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की हिमायत के 2018 में। एवरीबॉडी नोज, खान साहब को पता था बन सकते तो क्यों उनके पास उनके कंधे इस्तेमाल करते किए। सो उन्होंने खान साहब ने उनको इस्तेमाल किया, जब उनको इस्तेमाल कर उन्होंने हमें एक्सटेंशन दे, खान साहब ने उनके बदले उनको एक्सटेंशन दी। तो ये तो बराबर की चोट थी ना, नो फ्री लंचेस। उन्होंने पावर में लेकर आए, पावर के बदले उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी। तो गुस्सा, ये कावड़ एंगर कितने में, उनको भी 3 साल की आपने एक्सटेंशन दी, उन्होंने आपको 3.5 साल आपको वज़ीर आज़म बनाए रखा। इतना था ना, जनरल बाजवा साहब को खान साहब ने 3 साल की एक्सटेंशन दी, उन्होंने इनको 3.5 साल वज़ीर आज़म बना दिया। हिसाब बराबर है ना, कि मतलब खान साहब नाराज़ है कि मेरा 1.5 साल मारा गया। अगर खान साहब थोड़ी सी कोई हौसले हिम्मत के साथ रहते तो फिर भी कई मतलब चांसेस निकलते हैं वज़ीर आज़म बनने के। मैं वही बार बार मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा बन गए, जरदारी साहब जैसा बंदा जिनके बारे में जनरल कियानी को CMH के डॉक्टर्स ने कहा था 2011 में कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे जिस बीमारी का शिकार हैं ये। उनको न्यूरोलॉजी के उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने जनरल कियानी साहब को बताया, ये भी उनकी बुक है सलमान फ़ारूकी साहब की, उन्होंने अपनी इस किताब में इसका इंकशाफ किया कि 2011 में वो मुतमिन थे जनरल कियानी साहब कि जरदारी साहब जो है सर्वाइव नहीं कर सकेंगे प्रेसिडेंसी में और इन्हें हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं। आज 2011 के बाद 13 साल बाद जरदारी साहब वहीं बैठे हुए, वहाँ वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए और उनका जनरल कियानी का नाम निशान भी नहीं है, किधर गए कहाँ पे नहीं गए। सो इस पर बात करेंगे जो खान साहब ने बातें की हैं उनसे, मेहदी हसन साहब से, उनमें कितना वो सच है और कितनी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। या खान साहब की अभी भी वही ही इज़ नॉट कमिंग लो कहते हैं ना, सॉरी स्लो, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, कि खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, कि वो गेयर को रेस को बढ़ाई जा रहे हैं कि इधर उधर जहाँ से उनको मौका मिल रहा है वो एक ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। जैसे उन्होंने वो देख लें, उन्होंने वो किया महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। अब आपने देखा कल से खान साहब ने अपने को डिस्टेंस किया, जी मेरा तो तल्लुक़ नहीं है उससे। वो जो उनके ट्वीट से रिपोर्ट ट्वीट की गई या वीडियो ट्वीट की गई, तो अंदाज़ा करें मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से ट्विटर अकाउंट से समबडी एल्स इज़ रनिंग इट, और वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, किसी ने मुझे पूछा नहीं, इतनी बड़ी बात के। अब देखें ट्रेंड ख़त्म हो गया उससे ट्विटर से, कि पता चला ना कि इसका नुकसान हुआ है, इसका फ़ायदा नहीं। तो कल से हम देख रहे हैं कि वो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थे, जर्नल तो या कहाँ तो फलाने साहब ये साहब सारे गायब हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ शायद हम ब्लंडर मार बैठे हैं। अब उसकी जगह मेहदी हसन साहब का इंटरव्यू आ गया। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेहदी हसन साहब के इस इंटरव्यू में, वो बड़ी ज़बरदस्त 2-4 चीज़ें, मैं उस पर भी आता हूँ कि मेहदी हसन साहब के इंटरव्यू का खान साहब को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, एक चीज़। और जो बड़ी एक अहम चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिर किसी वक्त उस पर तफसील से भी बात करेंगे, कि ये PTI वाले हर दफ़ा कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है ना बस इसको कुछ होने वाला है। ठीक है, दुनिया के सारे मुल्क ममालिक में मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं। जैसे रऊफ़ हसन साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि ये KP हो गया, बलूचिस्तान हो गया और आपका ये AJK होगा, हाँ तो बहुत बड़े हालात ख़राब हैं, फिर पाकिस्तान जो है कि सिंध और पंजाब रह जाएगा। ये बात हम बार बार रिपीटेडली सुनते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ये खुदा न खासा टुकड़ों में हो जाएगा। कभी इंडियन से हमारे इंडियन भाई स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो कहते हैं हम तोड़ देंगे, कभी कहेंगे अंदर से टूट जाएगा, कभी कहते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही माशाल्लाह पाकिस्तानी लगे हुए हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। ये राइट अप्रोच है वैसे इंडियंस हमारे भाइयों की, कि जनाब के इनको लगे रहने दें जैसे लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, खुद ही कर रहेंगे, इन्हें हमारी दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक अप्रोच है हमारे इंडियन दोस्तों की, और वो उससे लग रहा है कि अच्छा मुझे एक बात की समझ कभी नहीं है वैसे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अफ़गानिस्तान में 79 के बाद कितने साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए ना, वहाँ पे दो सुपर पावर्स ने जंगें लड़ी हैं, हज़ारों लाखों लोग मारे गए, मिग्रेशंस हुई हैं, आपस में एथनिक लोग लड़े हैं, उज़्बेक थे, ताजिक थे, हज़ारा के मलेशिया भाई थे, फिर पश्तून थे, आपस में लड़े हैं और कमांडर्स लड़े हैं। काबुल तबाह हुआ, जलालाबाद हुआ, कंधार हुआ, कंदूर, मतलब नेम एनी प्रोविंस जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं हुई। फिर तालिबान आ गए, सिविल वार्स हुई 90s के डेकेड में, 9/11 के बाद हुआ। मतलब अफगानिस्तान को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे वो सारे सूबे इंटैक्ट है। वहाँ पे कोई एथनिकली कोई उज़्बेक, ताजिक, कोई पश्तून, कोई शिये, इनको वो कुछ नहीं हुआ, वो उन्होंने अपने अपने मुल्क नहीं बना लिए वहाँ पे।
हमारे यहाँ हर वक्त बन जाता है यार। मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है सच अगर देखा जाए, ठीक है इश्यूज़ हैं इंडिया में, थोड़े इश्यूज़ हैं, ज़रा इंडियन पॉलिटिक्स को आजकल फॉलो तो करें, जो केजरीवाल साहब के हवाले से काम चल रहा है वहाँ पे ज़रा देखें, और भी बहुत कुछ हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, ज़रा उनको देखें। इंडियन अब चैनल्स मीडिया को फॉलो करना शुरू करें, पाकिस्तान को भूल जाएंगे कि हमारा तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। अच्छा, उसके बाद इराक़ में वार हुई, फिर इसके बाद देखा अगर लिबिया में हुई, शाम में हुई, कहाँ पे नहीं हुई, वहाँ पे कोई नए मुल्क नहीं बने, वो नहीं टूटे। हमारे यहाँ रोज़ाना पाकिस्तान टूटा हुआ होता है, और मतलब रऊफ़ हसन साहब का बयान पढ़ के एक ही चीज़ से डरा देगा लोगों को कि भाई जहाँ पर इतनी 40-50 साल तक वार, और भी बड़े मुल्कों में मैं आपको नाम बता सकता हूँ, इश्यूज़ हैं, येस वी हैव सीरियस इशू, लेकिन ये क्या है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कहना शुरू कर देना कि पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान ये 4 हिस्सों में होने वाला है, खान साहब कभी कहते 3 में होने वाला है, और कुछ होते हैं वो कहते 2 में होने वाला है, आखिर पे आज रऊफ़ हसन साहब कह रहे नहीं जी ये सिर्फ ये सिंध और पंजाब बच जाएंगे। तो बाकी दुनिया कैसे चल रही है, मतलब क्या कैसे, मतलब ये इस तरह की बातें करके आपने स्टेट को और इन चीज़ों को, मैं फिर कह रहा हूँ आपको पता है मेरी क्या अप्रोच है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मैंने हमेशा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, कहीं पे मैंने कहा है कि हाँ नहीं जी बड़ा आप अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए इतना इनको नुकसान हुआ है, देर सफर्ड मोर, अभी भी इनको पीछे रहना चाहिए। वो बिल्कुल सामने फ्रंट पे आए हैं तो सारे अच्छे बुरे काम उनके खाते में पड़ रहे हैं। अगर खुद को पीछे रखते और ये इतनी मैनूवरिंग और मैनेजमेंट में ना जाते, इंजीनियरिंग में ना जाते, तो आज हमारे एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल ना होता जिस पे आए हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इस मुल्क को रोज़ाना तोड़ दिया जाता है, डेली टूट रहा है। मैं तो जब से मादरत के साथ वो हुआ बड़ा हुआ तो ये देख रहा हूँ, ठीक है 71 वाज ए डिबाकल, जंग हुई, हार है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो हैं, मतलब हमारे दोस्त इंडियन हमें टाँट दे। 62 की वार में क्या हुआ था चाइना के साथ, आज तक वहाँ पे बहस होते, ज़रा देखें इंडियन क्या समझते हैं कि चाइना के अगेंस्ट हमें क्या। अभी जो लद्दाख वगैरह में कुछ अर्सा पहले हुआ, क्या हुआ वहाँ पे आपके सामने है। सो दुनिया भर में जंगें भी होती हैं, लूज़ भी होते हैं, ठीक है हमारी गलतियाँ भी थी, बहुत सारी थी, और बंगाल में किसी वक्त तफसील से बात करने की ज़रूरत है। वो तो जब करारदाद पाकिस्तान पेश की जा रही थी 1940 में, उस वक्त भी था कि उन बंगालीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी कि 2 मुल्कों का जिक्र किया जाएगा, उसका जिसको बाद में हमने मशरक़ी पाकिस्तान का, वो जोग्राफिकली तौर पर आपसे इतना दूर था, दरमियान में इंडिया था। और फिर हमारे बंगाली भाई जो ऑफ कोर्स जनरल अयूब के दौर में उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन रखी गई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे खित्ते में आई थी इधर मगरबी पाकिस्तान में, वहाँ पे नहीं आई थी, वहाँ पे उसमें फ्लड्स है और मतलब उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 71 की वार के हैं। दुनिया में जंगें होती हैं, हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, हमने की हैं, अपने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किया होगा, सब कुछ हो, हमें सीखना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये फिर भी रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई तोड़ फोड़ हमारे यहाँ चल रही होती है। इराक़ में मतलब इराक़ वहाँ रिलीजियसली एथनिकली तौर पर डिवाइडेड था, लिबिया सबसे ज़्यादा डिवाइडेड था, अगर ट्राइब से छोटे छोटे और भी थे ऐसे, जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान देख लें, शाम देख लें, वो नहीं टूटे। ये मुल्क रोज़ाना टूटा हुआ होता है, किसी ना किसी ने इसको तोड़ा हुआ होता है, और बादशाह लोगों के अंदर एक पैनिक वाली सिचुएशन जो होती है। मैं फिर कह रहा हूँ लीडरशिप क्राइसिस है, खैर लंबी बहस है, फिर इस वक्त किसी वक्त हम बात करेंगे। नो कमिंग टू द पॉइंट जो वहाँ से शुरू हुई थी मलिक रियाज साहब वाली, कि मलिक रियाज साहब जो हैं अब पहली दफ़ा ही अप अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मलिक रियाज साहब जो है फ़ौज, एजेंसीज़ और इतने पावरफुल इदारों या पोलिटिकल हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो जाएँ। अच्छा, या उनको ये भी लगता होगा ये तो सारे लोग मेरी जेब में थे, आज ये कैसे मेरे ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। वो जर्नल्स का भी कह सकता है कि ये जर्नल्स मेरी जेब में थे, मेरे तो मुलाजिम थे, ये जब ब्यूरोक्रेट्स मेरे मुलाजिम से, जरदारी हूँ, नवाज शरीफ, इमरान खान, सारे इनको तो मैंने ख़रीद कर रखा हुआ था। किसी का मैं फील्ड ख़रीदे, किसी को मैंने वहाँ पे अब महल बना के दिया, जरदारी हाउस बना के दिया, या बिलावल हाउस बना के दिया, किसी को मैंने अलकाद ट्रस्ट बना के दिया, इनको तो पैसे दिए। वो कहते पैसा फेंक तमाशा देख, ये तो पैसे वाले लोग हैं, ये कैसे मेरे सामने आई खड़े हो सकते हैं। यही वो बात इनके रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से कहता होगा। सो बंदा तो फील करता है मेरे मुलाजिम मेरे खिलाफ खड़े हो गए, वो जरदारी साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, दीगर लोग हूँ जिनको मैं पैसे देता था, पे रोल पे थे मेरे। सो ये तो उनका बनता है, लेकिन अब इसमें उन्होंने आखिरी उम्र में स्टेक्स कितने बड़े हैं, दैट समथिंग एल्स टू सी। अब वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने वो कर दिया है, वो अपना चैनल लॉन्च कर रहे हैं, देखते हैं चैनल में से क्या निकलता है, कैसे वो इसको डिजिटली तौर पर एक्टिव कर सकते, कितनी लंबी वार और कहाँ तक वो लड़ा जा सकता है। और लास्टली नो कमेंट टू इमरान खान साहब इंटरव्यू, उसमें वो कहते हैं जी मुझे तो बैरक्स में रखा हुआ है जो उन्होंने, और बैरक का उन्हें डेथ सेल है, और उसमें मुझे आइसोलेशन में रखा है, तन्हाई में रखा हुआ है। तो इस तरह की उन्होंने चीज़ें बताई, अपना बताया कि कैसे बुरे हालात में जेल में रखा जा रहा है। जब यहाँ जेल की रिपोर्ट पेश, अच्छा ये बातें कभी हमने पाकिस्तान में नहीं सुनी, कभी मैंने तो पहले नहीं सुनी कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है और उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, या उनको कोई मिलने नहीं दिया जाता, या कोई उनको खाना पीना ठीक नहीं मिल रहा, उनको फैसिलिटीज़ ठीक नहीं मिल रही। आई एम अमेज्ड अ बिट रीज़न कि हमें तो ये जो उन्होंने वहाँ पे वो लिस्ट जमा करवाई थी कि खान साहब को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई, तो बहुत सारे लोग कहने लगे अगर ये फैसिलिटीज़ मिले तो पाकिस्तान की 25 करोड़ के बाद ही जेलों में शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपको बिजली मुफ्त मिल रही है, खाने पीने हैं, आपके वहाँ पे वर्जिश है, जिस बंदे से मिलना चाहें आप रात को मिलें, दिन को मिलें, आप जितने
वो बताया गया था 1000 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं वहाँ पे खान साहब से। जो पैकेज मिला हुआ है वो तो किसी को नहीं मिलता हुआ। खान साहब फिर भी मुतमईन नहीं है, तो क्या खान साहब को उठा के आम ये बैरक में शिफ्ट किया जाए जहाँ पे 40-50 कैदी हूँ? तो अगर उनको सेपरेट रखा गया है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए मेरा ख्याल रखा गया, ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन अगर मुतमईन नहीं है, खान साहब एक आम बैरक में रहना चाहते हैं कैदियों के साथ, इफ़ ही थिंक्स कि ही इज़ कंफर्टेबल, तो हुकूमत को गौर करना चाहिए खान साहब की इस बात पर। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि सिक्योरिटी के लिए खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। बहरहाल वही वाली बात कि खान साहब रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने की है, लोकल पे भी है, रास्ता कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। डायलॉग्स की कोशिश की, वो बात नहीं बनी, लड़ाई झगड़े करके देख लिए, ज़्यादतें भी हुई होंगी खान साहब के साथ। लेकिन मेरा तो वो है कि खान साहब जो हैं वो ना उनको स्पीड ब्रेकर नज़र आता है, कोई स्पीड ब्रेकर नज़र भी है तो खान साहब ज़रा गाड़ी का रेस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मेरा ख्याल है, आई में भी रॉन्ग, खान साहब को थोड़ा स्पीड ब्रेकर में रुकना चाहिए कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा पास करके अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा रिव्यू करें और किसी और तरीके से अपनी रिवाइवल करें। और वो रिवाइव कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारे कोई लेसन उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, साउथ एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा से करती है, ये मैं तो पहले कहता रहता हूँ। देखते हैं जनाब इस लड़ाई में से फिर क्या निकलता है, इस इंटरव्यू का क्या नतीजा निकलता है, कुछ नया होता है या वही 2-3 दिन बाद शुरू लगेगा और फिर उसके बाद कोई नई कहानी, नई बातें।